स्टूडेंट, आज हम अकाउंट पढ़ेंगे कक्षा 11 की, कक्षा 11वीं की, और उसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 में व्यावसायिक शोधों का लेखांकन या लेखांकन समीकरण है। लेखांकन समीकरण मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराए थे कि ये चैप्टर जो है, अध्याय 3 जो है व्यवसाय शोधों का लेखांकन, पूरे लेखांकन समीकरण पर आधारित है। लेखांकन समीकरण में दो पक्ष होंगे, एक होगा संपत्ति और दूसरा होगा दायित्व। तो इसमें समीकरण ये होता है कि संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी। अब हमको संपत्ति के पक्ष में लिखना है, दायित्व के पक्ष में लिखना है और पूंजी को पूंजी के साथ लिखना है। ये करना है सवाल को देखते हुए, इनको अपन को उनके संपत्ति को संपत्ति में लिखना है, दायित्व को दायित्व में लिखना है। ये पूरी प्रोसीजर करना है और हर एक एंट्री के बाद नवीन समीकरण बनाना है। समीकरण के लिए आपको संपत्ति और दायित्व का नॉलेज होना जरूरी है। संपत्ति और दायित्व मैंने आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, आप उसमें से देखें, अपनी पुस्तक में से देखें, संपत्ति और दायित्व को याद कर लें। आपको बता दें कि लेखांकन समीकरण दो पहलू से बना है, एक संपत्ति और दूसरा दायित्व। जब तक हमको संपत्ति और दायित्व क्लियर नहीं होंगे, जब तक लेखांकन समीकरण में हमको थोड़ी सी कठिनाई आएगी। उसके बाद नंबर दूसरा पर आते हैं, उसमें हमको देखना है प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं, एक लेनदारी दूसरा देनदारी। कोई भी एक पक्ष लिखा है, जैसे कि व्यापार शुरू किया, तो व्यापार शुरू किए में दो पक्ष प्रभावित होंगे। व्यापार शुरू कर रहा है तो माल हम लगाएंगे तो एक माल प्रभावित होगा और दूसरा पूंजी या रोकड़ प्रभावित होगी। पैसे लगाएंगे, रोकड़ लगाएंगे, नकदी राशि लगाएंगे तो रोकड़, तो रोकड़ और माल प्रभावित होगा। यदि हम किसी को माल बेचते हैं तो भी दो पक्ष प्रभावित होते हैं, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला। माल जाएगा, जो वस्तु जाएगी उसको जमा करेंगे, जो वस्तु आएगी उसको नामे करेंगे। ये जनरल एंट्री की कुछ नियम है, वो अगले चैप्टर में बताएंगे हम। उसके पहले हम लेखांकन समीकरण समझते हैं। इस लेखांकन समीकरण में दो चीजें जरूरी हैं, संपत्ति और दायित्व का नॉलेज। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है निम्न सूचनाओं के आधार पर लेखांकन समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है? लेखांकन समीकरण ज्ञात करना है। लेखांकन समीकरण के लिए उन्होंने हमको 3 चीजें दी हैं, 3 निर्देश दिए हैं। नंबर 1, व्यापार शुरू किया। नंबर 2, सुरेंद्र से माल खरीदा। सुरेंद्र से माल खरीद रहे हैं, नाम दिया है, तो ये माल कौन सा है? उधार माल खरीद रहा है। ठीक है, ध्यान रखें, यदि वो कहेंगे सुरेंद्र से नगद माल खरीदा तो रोकड़ आएगी। कहेंगे सुरेंद्र से उधार माल खरीदा तो उसका नाम आता। सुरेंद्र का नाम लिख दिया यानी ये उधार। सुरेंद्र का नाम ना होकर नगद होता तो नगद कहलाता। नंबर तीसरा है श्याम को 1500 रुपए का, श्याम को 1500 रुपए लागत का माल 1800 रुपए में बेचा। अब हमको ये 3 चीजों से लेखांकन समीकरण तैयार करना है। तो आइए लेखांकन समीकरण के लिए हम यहाँ पर बना कर रखा है मैंने। लेखांकन समीकरण इस प्रकार से तैयार करते हैं, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी। ये लेखांकन समीकरण है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर विवरण लिखते हैं, यहाँ ये संपत्ति लिखते हैं, यहाँ ये दायित्व लिखते हैं और यहाँ ये पूंजी आएगी। ठीक है, अब संपत्ति में रोकड़, माल, देनदार, ये मुख्य संपत्तियां हैं, इनको हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दायित्व में लेनदार आते हैं, उसको दायित्व पक्ष में लिखेंगे और यहाँ पूंजी लिखेंगे। अब विवरण में हम ये चीजें लिखेंगे और इनका दो जगह प्रभाव पड़ेगा और दोनों स्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कह रहे हैं व्यापार शुरू किया 25,000 रुपए से। कहाँ से शुरू कर रहा है? 25,000 रुपए से। तो मैं विवरण में लिखूंगा व्यापार शुरू किया। अब
व्यापार शुरू कर रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, और इसमें नकदी रोकड़ लगा रहा है, नकदी पैसे लगा रहा है। तो नकदी पैसे में रोकड़ में लिखूंगा 25,000। धन माल में तो कुछ आएगा नहीं, माल में आएगा 0। धन देनदार में भी 0 आएगा, क्योंकि ना देनदार में मैंने कहा ना आपको कि प्रत्येक लेन देन का 2 स्थानों पर प्रभाव पड़ेगा। तो एक स्थान हो गया, इस पहले इसका व्यापार शुरू किया था, पहला हो गया रोकड़ पर प्रभाव, दूसरा प्रभाव पूंजी पर आएगा, क्योंकि जितने से हम रोकड़ बढ़ाते हैं उतने से ही पूंजी बढ़ाते हैं, पूंजी प्रभावित होती है। जैसा कि यहाँ पर व्यापार शुरू किया तो रोकड़ आएंगे 25,000 रुपये, माल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, देनदार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेनदार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और पूंजी पर प्रभाव पड़ेगा 25,000। मैंने आपको बताया था कि किसी भी लेन देन का 2 स्थानों पर कम से कम प्रभाव पड़ता है, तो ये 2 स्थान ये हो गए। उसके बाद हम इसका एक नवीन समीकरण बनाएंगे और उसी के नीचे लिख देंगे नवीन समीकरण। प्रत्येक एक सौदे के बाद नवीन समीकरण हमको बनाना है। यहां लिख दिया हमने नवीन समीकरण। नवीन समीकरण में ये 25,000 आ गया, ये 0, ये 0, ये बराबर, ये 0, इधर 25। अब हम नंबर 2 देखेंगे। ये नंबर 1 था। नंबर 2 पर लिखा है सुरेंद्र से माल खरीदा, तो इसका भी 2 जगह पर प्रभाव पड़ेगा। सुरेंद्र से माल खरीद रहा है, माल खरीद रहा है तो माल में आएगा। सुरेंद्र से खरीद रहा है यानी उधार है, उधार माल है, तो हमने सामने वाले से उधार माल खरीदा, तो सामने वाला हमारा कौन हो गया, लेनदार। यदि हमको किसी को पैसे देना है तो वो लेनदार होता है, और किसी से पैसे लेना है तो वो क्या होता है, देनदार होता है। तो पैसे लेना है तो देनदार, पैसे देना है तो लेनदार। अब हम देखते हैं सुरेंद्र से माल खरीदा, तो मैं नंबर 2 पर लिख देता हूं सुरेंद्र से माल खरीदा। अब सुरेंद्र नाम दिया है तो ये कैसा है, उधार। अब माल खरीद रहे हैं तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा, और रोकड़ का तो हम उपयोग कर ही नहीं रहे भाई, उधार माल खरीद रहे हैं तो रोकड़ का कोई उपयोग नहीं हो रहा, तो रोकड़ में 0। दूसरा माल खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है, माल से संपत्ति बढ़ रही है, तो माल में लिख देंगे हम कितना, 10,000 रुपये। धन देनदार कब घटेंगे बढ़ेंगे, जब हम उधार माल बेचेंगे। हम उधार माल इधर क्या कर रहा है, खरीद रहा है तो क्या देनदार नहीं बढ़ के क्या बढ़ेंगे, लेनदार कितने लिख देते हैं अपन, 10,000। मैंने आपको अभी बताया कि यदि हम माल खरीदें तो लेनदार बनेंगे, उधार माल खरीदें तो लेनदार बनेंगे, और उधार माल बेचें तो देनदार। तो माल खरीदा है तो मैंने लेनदार में लिखा, पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं बनेगा। ठीक है, हर प्रत्येक सौदे के बाद हमको नवीन समीकरण बनाना है, तो मैं अब फिर से क्या बना दूंगा, नवीन समीकरण। जब नवीन समीकरण बनाए तो यहाँ लिखना है नवीन समीकरण। ये 25,000 हो गया, धन माल 10,000 रुपये का हो गया, धन देनदार 0 बराबर लेनदार 10,000 रुपये के, धन पूंजी हो गई। अब हम नंबर 3 पर पहुंचते हैं। नंबर 3 देखते हैं, नंबर 3 पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है श्याम को 1,500 रुपये का लागत का माल 1,800 रुपये में बेचा। किसको बेच रहा है, श्याम को। 1,500 रुपये लागत का माल है और कितने में बेच रहा है, 1,800 रुपये में। तो हम देखेंगे तो जितने में हम इधर लिख देते हैं श्याम को 1,500 रुपये
लागत का माल 1800 रुपये में बेचा। जो आपको सवाल में लिखा है वही आप यहाँ विवरण में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कितने रुपए का माल बेच रहा है, 1500 का, और कितने बेच रहे हैं, 1800 में। तो हम 1500 का माल 1800 में बेचेंगे तो हमारे पास पैसे कितने आएंगे, 1800 रुपये आएंगे। तो रोकड़ में हम लिखेंगे 1800, 1800। ठीक, इसको प्लस करेंगे, इसी 25,000 रुपये में 1800 रुपये बढ़ जाएंगे क्योंकि हमने इतने का माल बेचा है, इतना पैसा हमारे पास आया है। अब हम यहाँ पर माल कितने का बेच रहे हैं, 1500 रुपये का। लागत कितने की थी माल की, 1500। तो इसको मैं इस 10,000 के माल में से 1500 रुपये का माल कम कर दूंगा क्योंकि इसी 10,000 के माल में से बेच रहा हूँ कि नहीं। तो 10,000 रुपये के माल में से 1500 रुपये का माल मैंने बेचा, ठीक है। तो 10,000 रुपये में से 1500 रुपये का माल कम हो जाएगा। धन, देनदार, भाई उधार बेचेंगे तो देनदार, उधार को बेच ही नहीं रहा, नकद बेच रहा है, बराबर। लेनदार आप में 0, लेनदार कुछ नहीं बढ़ेगी। हाँ, अब हम पूंजी में क्या करेंगे, ये इसका और इसका अंतर लिखेंगे। हमने 1500 रुपये का माल 1800 रुपये में बेचा तो हमको लाभ कितने का होगा, 300 रुपये का। तो ये 300 रुपये हम यहाँ पर पूंजी में प्लस कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर से समझ लें, 1800 रुपये का माल बेचेंगे तो पैसे आएंगे 1800, तो मैं रोकड़ में 1800 रुपये जोड़ दूंगा। और माल बेच रहा हूँ 1500 का, तो माल में 1500 रुपये घटा दूंगा, ठीक है। ये दो जगह प्रभाव पड़ गया। इसके बाद हमने 1800 की 1500 की चीज 1800 में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, लाभ। तो कितने का लाभ होगा, 300 रुपये का। तो वो लाभ मैंने पूंजी में लिख दिया, क्यों, क्योंकि लाभ से पूंजी बढ़ती है, तो अपन ने पूंजी में इसको प्लस कर दिया, ठीक है। अब हम इसके बाद इसका कौन सा समीकरण बना लेंगे, नवीन समीकरण। यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा नवीन समीकरण। अब नवीन समीकरण हम देखेंगे, 25,000 में 1800 रुपये जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 26,800। धन, 10,000 में से 1,500 रुपये घटा देंगे तो कितना जाएगा, 8,500। धन, ये 0 बराबर 10,000 जो का त्यों लिख देंगे, ये 10,000 रुपये। धन, 25,000 में 300 जोड़ देंगे तो 25,300 रुपये हो जाएंगे। ये आपके तीनों समीकरण तैयार हो गए। एक समीकरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। हाँ, हमको ये समीकरण सही है कि नहीं उसके लिए हम चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था संपत्ति बराबर दायित्व और पूंजी, इन दोनों को जोड़ो और ये संपत्ति बराबर होते हैं, यानी ये पक्ष और ये पक्ष बराबर होते हैं। तो देखिए, ये संपत्ति पक्ष है और ये दायित्व पक्ष है, दोनों बराबर होंगे। तो मान लो आपने समीकरण सही किया है, तो एक बार अपन जांच कर ले, देखते हैं। यहाँ ये 0 है, 500 और 800 कितने होते हैं, 8 5 13, 1300 के हम 300 लिख देते हैं, एक हासिल कर ले आते हैं। 8 और 1 हो गया 9, 9 और 26 कितने हो जाएंगे, 35। तो जो होगा 35,300। इसी प्रकार हम देखेंगे 10,000 और 25,000 कितने हो गए, 35,300। तो ये होगा 35,300। मतलब कि दोनों साइड हमारे 35,300 35,300 आ रहा है। तो हमने समीकरण सही बनाया है। और ये सिर्फ हमको चेक करने के लिए है, आपको सवाल में ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको चेक करना है कि दोनों साइड का ये बराबर के इस पक्ष में और बराबर के इस पक्ष की जो राशि है उनका योग एक सा आना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 बनाकर पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।